रामपुर नाम के गांव में एक शैतान बच्चा भोलू अपनी माँ भैरवी के साथ रहता था। भोलू इतना शैतान था कि गांव वाले हमेशा उससे परेशान रहते थे। भोलू सुबह सुबह उठकर खेलने जाने को निकलता है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू? फिर कोई शैतानी तो नहीं सूझ रही ना तुझे? कभी पढ़ भी लिया कर। अरे माँ, मैं तो अपने दोस्त के घर पढ़ने जा रहा था। तुम तो बिना बात के मुझे डांटती रहती हो। भोलू अपनी माँ को हर बार की तरह बहलाकर घर से निकल जाता है। भोलू थोड़ा ही आगे जाता है तो वहाँ उसकी नजर आम के पेड़ के नीचे सोए एक आदमी पर पड़ती है। भोलू के दिमाग में खुरापात सूझती है और वो आम के पेड़ की ओर जाता है। लगता है चाचा जी बड़े आराम से सो रहे हैं, क्यों ना इनको जगाया जाए। भोलू उस पेड़ पर चढ़कर उस आदमी पर गुलेल से निशाना लगाता है। सुबह सुबह एक मुर्गा मिल गया, आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजे से सो रहा है, अभी जगाता हूँ। भोलू जैसे ही गुलेल चलाने वाला होता है कि तभी उसके वजन के कारण एक डाली टूटकर उस आदमी के बगल में गिरती है, जिसके कारण उसकी आंख खुल जाती है। शुक्रिया भगवान, तूने मुझ भूखे को खाने के लिए इतने सारे आम दे दिए। अब मैं पेट भर कर खाऊंगा, तब जाकर मेरे पेट को शांति मिलेगी। हाँ। गुलशन जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे वहाँ गोलू दिखाई देता है। ओह, तो तुमने यह डाली तोड़ी है। शुक्रिया बेटा, तुमने ऊपर चढ़कर मेरे लिए आम गिराया। मैं बहुत भूखा था और आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था और मेरी उम्र ज्यादा होने के कारण मैं पेड़ पर चढ़ नहीं पाया, लेकिन तुमने बहुत मेरी मदद की है बेटा। हाँ। अरे मेरी बात तो सुनो। आज के जमाने में इतना कौन करता है बेटा? तुमने मेरा दिल जीत लिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये लो जादुई गोल्डन बटन। ये मुझे मेरे गुरु ने अच्छे काम के लिए दिया था और आज मैं तुम्हें यह तुम्हारे अच्छे काम के लिए तुम्हें दे रहा हूँ बेटा। हाँ। जादुई गोल्डन बटन? इसमें क्या जादू है और मैं इसका क्या करूँगा? जादू वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। वैसे बटन तो चमकीला लग रहा है, इसे मैं ले ही लेता हूँ। भोलू जादुई गोल्डन बटन को लेकर अपने घर चला जाता है। भोलू मन ही मन में फिर से शैतानी करने की सोचता है। माँ कपड़े बाल्टी में डालकर सुखाने के लिए छत पर ले जाएगी। क्यों ना कपड़े की बाल्टी को गायब कर दूं? भोलू ऐसा ही करता है। वो बाल्टी को छुपा देता है, तभी उसकी माँ आ जाती है। मेरे कपड़े की बाल्टी कहाँ गायब हो गई? जरूर तूने ही छिपाई होगी। नहीं माँ, मैं क्यों छुपाने लगा बाल्टी को? देखो यहीं कहीं होगी। माँ को परेशान देख भोलू धीरे धीरे हंसने लगता है कि तभी अचानक जोर से बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तूने इस बारिश के चक्कर में ही मेरे कपड़े की बाल्टी छुपाई थी ना? और मैं तुझे डांटने लगी, मेरा प्यारा बच्चा। ये क्या हुआ? कुछ तो अजीब हो रहा है मेरे साथ में। हाँ। बारिश होती रहती है और भोलू अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है। आज पता नहीं किसका मुंह देखकर उठा था, कोई मस्ती हो ही नहीं पा रही। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और भोलू केला खाते खाते घर में से बाहर निकलता है। वो देखता है कि सामने से कोई भागता हुआ आ रहा था। तभी उसे बदमाशी सूझती है और वो केले का छिलका उस आदमी के रास्ते पर डाल देता है। अब आएगा मजा। वो आदमी भागते हुए आता है और उसका पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है और वो गिर जाता है।
पीछे से एक साहूकार आकर उसे पकड़ लेता है। अरे भोलू, तूने तो आज मेरे जिंदगी भर की कमाई बचा ली। ये चोर मेरे घर से जेवर चोरी करके भाग रहा था। हाँ, आज तेरी शैतानी ने इस चोर को पकड़वा दिया। हाँ, ये लो, इनाम के तौर पर 500 रुपए रख लो। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये सब जादुई गोल्डन बटन की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, जादू जैसा कुछ नहीं होता। हाँ। भोलू आगे जाता है तो देखता है उसका दोस्त रमेश पानी की बाल्टी लिए नहाने बैठा है। भोलू चुपके से जाता है और पानी की बाल्टी छुपा देता है। ये सब क्या शरारत है भोलू? कभी कुछ ढंग से काम भी कर लिया कर। तभी दोनों की आवाज सुनकर अंदर से रमेश की माँ शकुंतला बाहर आती है। मैंने तुझे नहाने के लिए मना किया था ना रमेश, तुझे बुखार है। शुक्रिया भोलू, अगर तूने इसकी पानी की बाल्टी नहीं छुपाई होती तो ये नहा लेता और इसे बुखार हो जाता। पता नहीं सुबह से मेरे साथ हो क्या रहा है। जब भी कुछ गलत करने जाता हूँ सब अपने आप सही कैसे हो जाता है। मेरे साथ ये सब तब से हो रहा है जब से वो जादुई गोल्डन बटन मुझे मिला है। चीजें ऐसी ही चलती रहती है। भोलू जब भी कुछ शैतानी करने जाता कुछ अच्छा ही हो जाता और इस तरह भोलू पूरे गांव में सबका पसंदीदा हो जाता है। भोलू ने कई चोरों को पकड़वाया जिसके कारण पुलिस द्वारा उसका सम्मान भी होता है। गांव के लोग उसके बच्चों को भोलू की तरह बनने के लिए कहते हैं। जादुई गोल्डन बटन के आने के बाद जैसे भोलू की किस्मत ही पलट जाती है। कुछ दिनों के बाद भोलू की नजर अपने जादुई गोल्डन बटन पर पड़ती है। जब से ये जादुई गोल्डन बटन मेरे पास आया है तब से ही लोग मुझे पसंद करने लगे हैं। मेरी तारीफ होने लगी है। ये गोल्डन बटन सच में जादुई है। ये सब इसका ही कमाल है। ये जादुई बटन जिसके पास भी जाता है उसकी बुरी आदतों को अच्छे में बदल देता है। अब मैं हर समय बदमाशी भी कर पाऊंगा और कोई मुझे डांटेगा भी नहीं। दूर कहीं एक गांव में एक मेहनती लोहार रहता था। उसका नाम राम प्रसाद था। वो दिन रात बहुत मेहनत करता था और खेती करने के औजार बनाता था। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था जिसमें उसके 2 बच्चे और एक बीवी थे। एक दिन सुबह सुबह राम प्रसाद ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जरा जल्दी से कुछ रोटियां बना दो, मैं बाजार के लिए निकल रहा हूँ और लगता है मुझे आने में आज रात हो जाएगी। थोड़ी देर बाद खाने के सामान और पानी लेकर वो बाजार की ओर निकल गया। बाजार का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ दूर जाने के बाद राम प्रसाद ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान का नाम जप रहा था और जोर जोर से हंस भी रहा था। वो उनके पास गया और बोला, बाबा जी, क्या बात है, आप इतना क्यों हंस रहे हो? तब बाबा ने बोला, अरे बेटा राम प्रसाद, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राम प्रसाद चौंक जाता है। बाबा जी कहते हैं, राम प्रसाद, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे खिला सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। राम प्रसाद खुशी से जवाब देता है, क्यों नहीं बाबा जी। और राम प्रसाद पोटली में से कुछ रोटियां निकालकर बाबा को खाने के लिए दे देता है। कुछ देर बाद बाबा ने राम प्रसाद से और रोटियां मांगी और राम प्रसाद ने अपने हिस्से की रोटियां भी उन्हें दे दी और बाबा से विदा लेकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद बाबा ने पीछे से आवाज दी, राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, तुमने तो सारी रोटियां मुझे खिला दी, अब तुम क्या खाओगे? राम प्रसाद ने जवाब दिया, बाबा जी, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बाजार की ओर ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ किसी दुकान से खा पीकर अपना पेट भर सकता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राम प्रसाद की ऐसी बात सुनकर बाबा जी खुश हो जाते हैं और राम प्रसाद को एक हथौड़ा देते हैं और कहते हैं, ये लो,
ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और ये तुम्हारी बहुत मदद भी करेगा। ये देखकर रामप्रसाद चौंक जाता है और पूछता है, इस हथौड़े को आप मुझे क्यों दे रहे हैं बाबा जी? बाबा जी कहते हैं, क्योंकि बेटा तुमने मुझ जैसे फकीर पर दया दिखाकर और अपना खाना देकर एक अच्छे इंसान होने का परिचय दिया है। और ये हथौड़ा कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। इसे मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना और इसे कभी किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना। ये कहकर बाबा जी अचानक गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर रामप्रसाद वो हथौड़ा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। दूसरे दिन से रामप्रसाद हथौड़ा लेकर अपनी दुकान में काम करने लगा। जब वो हथौड़ा किसी लोहे पर पड़ता तो अपने आप बर्तन में बदल जाता। कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा औजार चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा कर देता था। रामप्रसाद भी अपने हथौड़े से बहुत खुश रहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने रामप्रसाद को घर पर बुलाया और कहा, रामप्रसाद, तुम जानते हो गांव वालों को शहर जाने में कितनी परेशानी होती है। 2 दिन लग जाते हैं। तुम्हारे पास जो जादुई हथौड़ा है, क्या तुम उससे उस पहाड़ को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हो और गांव की खुशहाली क्या ला सकते हो? रामप्रसाद कहता है, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं तो गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए। रामप्रसाद ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। हथौड़ा वहाँ से उड़ता है और देखते ही देखते पहाड़ को कुरेद डालता है। जल्दी ही गांव के लोगों ने उस जगह पर पानी और मिट्टी डालकर एक सुंदर रास्ता तैयार कर दिया। मुखिया जी ने रामप्रसाद को शाबाशी देते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से यह मुश्किल काम सफल हो गया। पूरे गांव को तुम पर नाज है। घर आकर रामप्रसाद के मन में एक बात आती है। वो सोचता है, पहली बात तो ये है कि मेहनत का काम तो हथौड़े ने किया, और दूसरी बात ये है कि नई सड़क का जो लाभ होगा वो पूरे गांव वालों को मिलेगा, तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा है। हताश होके वो दोबारा जंगल की ओर प्रस्थान करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रामप्रसाद को फिर से वो बूढ़ा आदमी वहीं मिलता है। रामप्रसाद उस बूढ़े आदमी को अपनी पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनकर बूढ़ा आदमी रामप्रसाद को हथौड़े की वास्तविकता समझाते हुए कहता है, हथौड़े का प्रयोग बल से नहीं बुद्धि से होता है। वो रामप्रसाद को समझाता है कि हथौड़े की एक नहीं अनेक काम और फायदे हैं। इसके बाद से रामप्रसाद समझता है कि उसका उपयोग कैसे करना है। वो अपने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार नहीं बल्कि अलग अलग चीजें बनाने में और तोड़ने में करने लगा, और बर्तन बनाने आदि काम करते करते देखते ही देखते रामप्रसाद एक अमीर आदमी बन गया और उसका अपना सपना पूरा हो गया। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमारे पास जो चीजें होती है उसका मोल हमें पहचानना चाहिए। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों थे तो सगे भाई, मगर दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। रामू एक बड़े कारखाने का मालिक था, वहीं श्यामू के लिए 2 वक्त का खाना भी लाना मुश्किल था। एक दिन रामू अपने पैसे गिनकर आराम करने घर गया, वहीं श्यामू बाजार से खाली हाथ भूखा प्यासा घर लौटा। श्यामू को भूखा देखकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम जाकर अपने भाई से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? अपनी पत्नी राधा की बात सुनकर श्यामू ने कहा, ठीक है, मैं जाकर रामू भैया से पैसे लेता हूँ और कुछ खाने को लाता हूँ। पैसों की उम्मीद में श्यामू अपने भाई रामू के घर गया, मगर रामू और उसकी पत्नी ने उसे बहुत भला बुरा कहा और हथ भिखारी कहकर वहाँ से भगा दिया। श्यामू उदास मन से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक प्यासी बुढ़िया मिली। बुढ़ी अम्मा प्यास के मारे रो रही थी। श्यामू से इस अम्मा की ये हालत देखी नहीं गई और वो उसे अपने घर ले आया।
घर जाकर उसने पहले अपनी पत्नी से कहा, अम्मा को बहुत प्यास लगी है, अम्मा को पानी पिलाओ, फिर थोड़ी देर आराम करवाओ। घर पे मटके में जो भी पानी था वो राधा ने बूढ़ी अम्मा को पिला दिया और खुद शामू के साथ प्यासी बैठी रही। थोड़ी देर आराम करके जब वो बूढ़ी औरत उठी तब उसने देखा कि घर पर कुछ भी नहीं है। अम्मा ने शामू से पूछा, तुम सच में इतने गरीब हो बेटा? तब शामू ने कहा, हाँ अम्मा, मेरा सारा पैसा मेरा भाई ले गया और अब मैं लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करने की कोशिश करता हूँ, मगर कई बार मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता है। बूढ़ी अम्मा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी गठरी में से एक चक्की निकालकर शामू को दे दी। अम्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम जैसे अच्छे और सच्चे इंसान का भला होगा। ये लो चक्की। शामू ने चक्की की ओर देखा और हताश होकर कहा, अम्मा, हमारे पास तो पीसने को अनाज ही नहीं, इस चक्की का हमारे यहाँ क्या काम? तब अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, ये एक जादुई चक्की है। जब भी तुम इस चक्की से खाना मांगोगे ये तुम्हें दे देगी, मगर जब तुम्हें इस चक्की को रोकना है तब इसे एक सुनहरे कपड़े से ढक देना। अम्मा की बात पर शामू और राधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रात को भूखी अवस्था में दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। दोनों ने चक्की से चावल मांगे और तुरंत चावल सामने आ गए। दोनों ने पेट भर खाना खाया और बाकी गरीबों में भी बांट दिया। फिर दूसरे दिन दोनों ने चक्की से शक्कर और गुड़ मांगा और शामू ने इसे बाजार में जाकर बेचा। शामू रोज चक्की से कुछ न कुछ मांग कर बेचता था और राधा खुद के लिए और अपने गरीब पड़ोसियों के लिए खाना मांगती। धीरे धीरे दोनों के हालात सुधर गए, लेकिन ये बात रामू के कानों तक पड़ी और वो अपने भाई की सफलता के राज जानने के लिए उसके पीछे गया। तब उसने देखा कि उसके भाई के पास एक जादू की चक्की है। रामू के तो मन में लोभ आ गया और उसने रात में ये जादू की चक्की चुरा ली। घर जाकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने भाई की तरह शक्कर मांगू। रामू ने जैसे ही चक्की से शक्कर मांगी, चक्की से शक्कर निकलने लगी। कुछ देर बाद वहाँ शक्कर का टीला बन गया, जो देखते ही देखते बढ़ता गया। रामू ने फिर चक्की को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर चक्की तो लगातार चीनी का टीला और भी बड़ा बनाती जा रही थी। देखते ही देखते चीनी के ढेर में रामू फंस गया और चींटियां और मकोड़े उसे काटने लगे। सभी दरवाजे बंद होने के कारण कोई भी उसकी मदद की पुकार सुन नहीं पा रहा था और आखिर वो चीनी के टीले में दबकर मर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए।